अस्सलामुअलैकुम। ज़माने क़दीम में इंसान अपनी बका की जंग अपने हाथों से बनाए तीर, तलवारों और मिंजनीक से लड़ा करता था और फतह या शिकस्त का इन्हिसार फौज के हजम पर हुआ करता था। उस दौर को फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का नाम दिया गया। फिर इंसान ने तरक्की की और जंगों के लिए हाथ से बनाए हथियारों और हाथी घोड़ों की जगह बंदूक, राइफल, टैंकों और तोपों ने ले ली। ये दौर सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर कहलाया। बाद अज़ां सनती दौर में तरक्की के नए मनाजिल तय हुई और जंगों में एयरक्राफ्ट, जेट, तैयारे और अनवाउ अक़साम के मिसाइल ईजाद हुए। ये दौर था थर्ड जनरेशन वॉरफेयर का। इस दौर में बर्री और बहरी फौज की अलग अलग तखसीस की जाने लगी। अगला दौर वो आया जब आलमी क़ुव्वतों ने सामने आए बगैर अपने मुसल्लह हामियों को मैदान में उतारा और दो ग्रुपों को आपस में लड़ाकर अपने मकासद हासिल किए। प्रॉक्सी वॉर की वारदात से मंसूब ये दौर फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर कहलाया। और अब आता है हालिया दौर यानी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का, जो अजहान की जंग कहलाता है। ये चौमुखी लड़ाई है। इसमें जंग के रिवायती दावपेज इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि मीडिया, बिलखुसूस मादर पिदर आज़ाद सोशल मीडिया के महाज पर आवाम के जहनों को बदलने की जंग लड़ी जाती है। इस जंग में नौजवान नस्ल को फौज और कौमी सलामती इदारों के खिलाफ भड़काकर बगावत बर्पा की जाती है। अरब स्प्रिंग में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया। अब देखना यह होगा कि वतन अजीज में गुज़श्ता हफ्ते कोर कमांडर हाउस, GHQ, अस्करी तनसीबात और सरकारी और निजी इमलाक पर मुसल्लह जत्थों के हमले क्या इसी फिफ्थ जनरेशन वॉर का हिस्सा है, जिस पर बहुत अरसे पहले से खबरदार किया जाता रहा है। इस फिफ्थ जनरेशन वॉर में दुश्मन हम में मौजूद होकर हमारा हमदर्द बनकर हमें भड़काने और वरगलाने की कोशिश कर रहा है। इसे कैसे निपटा जाए, इससे कैसे बाहर निकला जाए, आज के प्रोग्राम में ये और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मलही साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मलही साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर अफनान उल्ला भी इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम नून की तर्जुमानी करेंगे। अफनान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अली साहब। आप डायरेक्टर हैं, एक थिंक टैंक है सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ का। सो एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट आज इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अली साहब, आपकी तरफ ही आऊँगा। ये बताइएगा कि ये जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, पिछले एक आध हफ्ते में जो सूरत हाल बनी, ये क्या जो फिफ्थ जनरेशन वॉर की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर किस हद तक पूरा उतरती है? जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने बहुत जामिया इब्तदाई कलमात में अहाता किया। इस कॉन्सेप्ट को जो आपने एक्सप्लेन किया, इसको मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में ये स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट के तौर पे रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स कहते हैं। जब आप पाँचवीं जहद की जंग की बात कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि जैसे रियासतें और ताकतें जो हैं वो अपने कौमी मफादात हासिल करने के लिए और अपने दुश्मनों को हज़ीमत से दो चार करने के लिए जो मुख्तलिफ़ स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करते थे, उसमें 21वीं सदी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है वो इस वक्त इंफॉर्मेशन है। इसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स में तीन टर्म्स यूज़ होती हैं, एक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, एक हाइब्रिड वॉरफेयर है, और अब जो जदीद तरीन इस्तिलाह इस वक्त इस्तेमाल हो रही है वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, जिसमें दोनों महारब जो फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली फ़िज़िकल कांटेक्ट में नहीं आती टू इंगेज इन अ वायलेंट स्ट्रगल, बल्कि जिस तरह आपने बिल्कुल सही इब्तदाई कलमात में कहा कि जंग जो है, जंग और अमन के दरमियान भी तफरीक इस माहौल में ख़त्म हो चुकी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि रियासतें और ताकतें कोशिश करती हैं कि रवायती जंग में इंडल्ज किए बग़ैर अपने जो मकासद हैं वो हासिल कर लें और दुश्मन को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दें, इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट कर दें, पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज कर दें, साइकोलॉजिकली उनको डीमोटिवेट कर दें, सोशली उनको फ्रेगमेंट कर दें, मिलिटरली उनको थका दें। तो अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो बिल्कुल यूँ लगता है कि कौमी सलामती के पाकिस्तान को जो मौजूदा चैलेंजेस हैं वो शायद तारीख़ में
कभी इससे पहले 2-4 पाकिस्तान उनसे नहीं हुआ है। अगर मुझे क्विकली अलाउ कीजिए तो मैं जो फ्रेमवर्क में आपने बात की है, चूँकि बहुत अच्छा आपने एनालिसिस दिया है, उसको मैं एम्पिरिकल एविडेंस के ज़रिए साबित कर देता हूँ कि पिछले 1 साल में जो एक अपोजिशन पार्टी का जो तर्ज़ अमल है वो हमारे कौमी सलामती के स्पेसिफ़िक मफादात और अहदाफ के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। 4 डोमेन्स में बात करते हैं। इस फ्रेमवर्क को कहते हैं डाइमफिल, यानी कि DIME। D इज़ फॉर डिप्लोमेसी, I इज़ फॉर इंफॉर्मेशन, M इज़ फॉर मिलिट्री, E इज़ फॉर इकोनॉमी। डिप्लोमेटिक डोमेन के अंदर अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में हमारी जो बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात हैं, चीन के साथ ताल्लुकात हैं, अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, उनको भी बहुत बुरी तरह डैमेज करने की कोशिश की गई, जिसको मौजूदा हुकूमत ने रिपेयर करने की कोशिश की है। नंबर 1। नंबर 2, अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन की डोमेन में। इंफॉर्मेशन की डोमेन में ना सिर्फ ये कि सियासी कायदीन जो इस जमात के हैं वो एक बहुत गैर ज़िम्मेदाराना बयानियाँ मुरतब कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने कुछ एसेट्स को कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में भी डिप्लॉय किया है, जो कि उनके बयानिए को तक़वियत देते हैं पाकिस्तान की टेरिटरी से बियॉन्ड। लेकिन उसके मकासद अगले मिलिट्री डोमेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसका हवाला आर्मी चीफ़ ने कल अपनी ख़िताब में दिया पेशावर में, जिसका मैं हवाला देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, और कितना वो डेंजरस और पॉइजनस प्रोपेगेंडा है, जिसके मकासद न सिर्फ अवाम और फ़ौज के दरमियान बेयकीनी पैदा करना है, बल्कि साथ ही साथ फौज के कमांडर्स और अवाम और फौजियों के दरमियान भी हम उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन पहले जरा मैं लालचंद मलही साहब की तरफ आऊंगा। सर, इस वक्त जो बात की कि कौमी सलामती के जो मौजूदा चैलेंजेस हैं इस वक्त दरपेश हैं, आज से पहले कभी ना थे, और एक अच्छी बात यह है कि ज़ाहिर है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसको ओन नहीं कर रही, खुद PTI जो है इस तमाम चीज़ों को ओन नहीं कर रही। और मैं जानना चाहूँगा कि ये तमाम जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, एक पार्टी तर्जुमान के तौर पर, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, आप क्या कहेंगे इस पर? तो देखिए, मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि अब दुनिया तब्दील हो गई है। अब दलील की जंग है, आपके आर्ग्यूमेंट की जंग है, आपके लॉजिक की जंग है, और उसको देने के लिए आजकल अगर हम अपने कंट्री के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो मीडिया का बहुत अहम रोल है। और उस मीडिया को मौजूदा हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में करके रखा है। यहाँ पे मीडिया क्लैम्प डाउन होते हैं, टीवी चैनल बंद कर दिए जाते हैं, सहाफ़ियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, नंगा करके मारा जाता है। अभी भी आप देखिए, इमरान रियाज खान साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, उन समेत कई सहाफ़ियों को इस वक्त गुम कर दिया गया है। बजाय जो एक इस फ्रंट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सजा दी जा रही है, तो दूसरा फ्रंट आप देख लें कि ह्यूमन राइट्स की एक संगीन वायलेशन में मौजूदा हुकूमत इंडल्ज हुई है। उसमें आज एक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट है, क्योंकि मैं अपनी बात को कोट कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि जर्नलिस्ट की बात कोट कर रहा हूँ, महर बुखारी साहबा, उन्होंने कहा है कि उनकी कुछ रिलेटिव्स को जो एहतजाज में थी उनको उठाया गया और पुलिस ने उनके साथ बदतमीजियां की हैं। तो ये बुनियादी तौर पे अखलाकी गिरावट का मौजूदा हुकूमत का मयार है। जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हमेशा एक पुरअमन जमायत रही है, और उन्होंने इमरान खान साहब ने गुज़श्ता 27 साल में एक ही नारा उन्होंने लगाया है, रूल ऑफ लॉ का, और उसी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायम है। और ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से हमारी पूरी सेंट्रल लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, अली हैदर जैदी, जो नेम इट, जो भी अपना ख्वातीन को इवन इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, और ये समझते हैं कि इन गिरफ्तारियों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नारा जो वो लगा रहे हैं हकीकी आज़ादी का, उससे दस्तबरदार हो जाएंगे। तो ये इनकी खाम ख्याली है। ठीक है, आपका पॉइंट जरा अफनानुल्लाह साहब की तरफ रखूंगा। हुकूमत इस वक्त इंसानी हुकूक की पामाली कर रही है और सारी चीज़ों का सहारा लेकर एक आवाज़ को दबाया जा रहा है, और ये आवाज़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो हमेशा से आइन की, हुकूक की आवाज़ है, कानून का साथ देने की और कानून के लिए खड़े होने की आवाज़ है, जिसकी पादाश में इस वक्त गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। अफनान साहब, इस वक्त मलही साहब का ये बयान है, क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि
अगर ये बात दुरुस्त है जो ये कह रहे हैं, तो और जो 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 मीडिया फ्रीडम है उसको उसको जो है वो काफ़ी बुरे हालात हैं उसके। तो आप ये बताएं कि अबसार आलम साहब को गोली जो है वो किस दौर में मारी गई, जो है वो मतीउल्लाह जान को अगवा किस दौर में किया गया, जो मीडिया क्लैम्प डाउन पीटीआई के पिछले 4 साल में हुआ उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो मीडिया से रिलेटेड जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स है उनमें जितना गिराव पीटीआई के दौर में आया कभी नहीं आया हमारे मुल्क में। और पीटीआई ने झूठ को, प्रोपेगेंडा को वेपनाइज किया और वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए। और ये जो भी कह रहे हैं कि जी वो महर बुखारी साहिबा जो है वो एक अव्वल तो वो बहुत बड़ी सपोर्टर है इमरान खान साहब की, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उनके जितने प्रोग्राम उठा के देख लें वो खुद भी मान जाएंगी। तो वो कोई शी इज़ बायस, एक बात। दूसरी बात ये है कि मरीम नवाज साहिबा भी खातून है, उनको तो आपने उनके बाप के सामने गिरफ्तार किया जेल में, तब आपको कोई ख्याल नहीं आया। आपने उनको कई 5 महीने जेल में रखा, तब भी आपको ख्याल नहीं आया। आज आपके अपने घर के ऊपर मसला है तो आप कह रहे हैं मेरे घर की औरत तो कोई ना लेके जाए। तो जब आपके घर की औरत जो है वो औरत है, दूसरे घर की औरत ही नहीं है। यही एक दोगला जो पना है इमरान खान साहब का कि ये अपने लिए कहते हैं मुझे एक स्टैंडर्ड चाहिए, दूसरों के लिए मुझे दूसरा स्टैंडर्ड चाहिए। तो ये जो है ये, और ये मैं बिल्कुल 100% इससे एग्री करता हूँ कि ये जो है बाकायदा सोचे समझे प्लान के तहत ये मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये एक प्लान के तहत मुल्क के अंदर आग लगाना चाहते हैं और ये इनको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एजेंडा दिया गया है। क्योंकि आप ये बात ध्यान में रखें कि इन्होंने जब ये हुकूमत में नहीं आए थे 2018 से पहले, ये बड़ी अच्छी बातें करते थे कि मैं आऊँगा तो मैं चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात करूँगा, मैं सऊदी अरेबिया से अच्छे ताल्लुकात करूँगा और मैं जो वो इन्वेस्टमेंट बाहर से ले आऊँगा। मगर उनके आने के बाद जो है वो पता चला कि जो सीपैक है वो बंद हो गया। चाइनीज जो इन्वेस्टर्स है उनके साथ इन्होंने बदतमीजियाँ की। ठीक, जो सऊदी से उनके साथ ताल्लुकात इतने कभी ख़राब नहीं हुए जितने इमरान खान साहब के दौर में हुए। तो ये सारी बातें जो है वो तारीख का जो है वो हिस्सा है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप कह दें जो मर्जी आपने कहना है जी, लेकिन और इमरान खान साहब जो है वो सुबह दोपहर शाम अपने जो इंटरनेशनल हैंडलर्स हैं, वो दूसरों को हैंडलर बोलते हैं, अपने इंटरनेशनल हैंडलरों का भी बताएं ना कौन है जिनके कहने पे इन्होंने इंतशार पाकिस्तान में फैलाया। और मेरा ये ख्याल है कि ये बाकायदा एक मिशन के तहत पाकिस्तान। मोहम्मद अली साहब, अब देखें सूरत हाल आपके सामने। मैंने आपको जो रोका था वो इसी वजह से रोका था कि यहाँ पर नज़रियात अलग हैं। जो हमारी सियासी जमातें हैं, हम वो कहते हैं कि ये मौजूदा हालात जो है ये रिटेलिएशन का नतीजा है, एक सोच को, एक सच को, एक हक की बात को दबाने का नतीजा है। तो हम ये मौजूदा जो भी सूरत हाल है इसमें पड़ोसी मुल्क के अंदर जितने शादियाने बज रहे हैं, जितना इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं बाकायदा उसमें, लेकिन हालात हमारे अपने मुल्क के ख़राब हैं। हमारी सियासी जमातें 75 साल हम आइन की गोल्डन जुबली बना रहे हैं, लेकिन सियासी जमातों की जो सियासी बालिदगी का तकाजा था वो इस वक्त यह है कि आज ये सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं जिस तरह अपनी पहली इंटरवेंशन में गुजारिश कर रहा था, मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसरन तमाम बातों का अहाता करूँ। देखें, मैं इससे कतई नज़र एज एन इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एनालिस्ट बात कर रहा हूँ कि कोई क्या कह रहा है, लेकिन मैं उन फैक्ट्स को आपके नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को जिस तरह पिछले 1 साल में नुकसान पहुँचाने की हर डायमेंशन में जो कोशिश की गई है, सियासी अंदाज में, सियासत को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करके, वो कभी एक दहशतगर्द तंजीम, कभी नॉन स्टेट एक्टर और कभी हमारे दुश्मन के रवायती अफवाज ने भी नहीं किया वो अचीव जो इन्होंने लड़े बगैर कर लिया है। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का बहुत ही आला मेयार है। इसका सबूत क्या है? ये 4 चीज़ें हैं। मैंने जब आपको बताया कि डिप्लोमेटिक डोमेन में आपकी बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब किए गए, चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब किए गए, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब किए गए। अच्छा, उसके बाद सीपेक को आपने स्लो डाउन कर दिया और चाइना में भी तशवीश आई कि क्या आप कमिटेड भी हैं कि नहीं।
अच्छा, फिर आप क्विकली आ जाएं इंफॉर्मेशन डोमेन में। आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपका जो इखलाक है, आपका जो कौमी मिजाज है, उसको कितना आपने करप्ट कर दिया कि आज किसी की मीडिया में, सोशल मीडिया में जान और इज़्ज़त और माल महफूज नहीं है। कोई दीन, कोई इखलाक, किसी चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता सोशल मीडिया के डिस्कोर्स में। पोलराइजेशन हो गई है बड़ी इस माहौल में। एक सेकंड, मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा आपका। और आप इकोनॉमी की डोमेन में देखें, सबसे ज़्यादा लोन्स लिए गए इनकी टर्म में, और सीपेक को भी स्लो डाउन किया गया, और जब दुनिया में तेल की कीमतें सबसे ज़्यादा हुई तो आपने सस्ता कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि आप कन्विंस्ड है कि इस दफ़ा बजट मैंने नहीं देना। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मिलिट्री डोमेन में, मुझे 3 बातें क्विकली करने दीजिए। आपने 20 साल में पाकिस्तान की अफवाज ने और हमारी कौम ने जो 80,000 शहादतें दे के जो गेंस हासिल किए थे, उनको रिवर्स कर दिया गया। उन्हीं दहशतगर्दों को दोबारा स्पेस दे दी गई रीग्रुप और री इक्विप करने के लिए, और साथ ही साथ आज तक उनको खुल के कंडेम उस टीटीपी को नहीं करती ये जमात। अच्छा, दूसरी बात कि हमारे फ़ौज के आला अफसरान और क़यादत के ख़िलाफ़ इंतहाई पॉइजनस, इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयानियाँ दिया गया, और फ़ौज के रैंक एंड फाइल अफवाज, अफसरान और आला क़यादत के दरमियान एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अवाम और फ़ौज के दरमियान भी बेयकीनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये वो स्ट्रेटिजिक और तस्वीराती अहदाफ हैं जो आज तक हमारा कोई दुश्मन, चाहे वो दहशतगर्द तंजीमें हो, चाहे हमारा मशरकी हमसाया हो, आज तक हासिल नहीं कर सका। तो जो कि इस सियासी गार्ब में, इस ढोंग में ये जमात जो कुछ कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये जमात और इसका जो अंदाज़े सियासत है वो कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा इस वक्त ख़तरा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मौलवी साहब, अब पूरी की पूरी सिचुएशन आपके सामने है और इसके ऊपर आगे भी बड़ी बातें हमेशा से होती रही हैं और होंगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज 14 मई गुजर गया, इलेक्शन पंजाब में ना हुआ, अदलिया का जो हुक्म था उसकी उदूली हुई, हुक्म उदूली हुई। अब तौहीन अदालत जो है वो किसके ऊपर आएगी? वज़ीर आज़म के ऊपर आएगी, या वो जो 42 अरकान 40-42 जिन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए थे वो भी इसकी लपेट में आएंगे? फिर दूसरा, कल पीडीएम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने जा रही है। इस सूरत हाल पे क्या कहेंगे आप? देखें, पहले तो आपने कहा था कि एक दोस्त जो है नून लीग से हैं और दूसरे जो है डिजिटल एक्सपर्ट है। मैं समझता हूँ ये डिजिटल एक्सपर्ट नहीं है, ये एंटी पीटीआई एक्सपर्ट आपने ढूंढ के हमारे सामने बिठा दिया। खैर, उनका राइट है, वो जो कहना चाहे, मुझे कोई उस पर एतराज नहीं। ये जो सबूत देने की कोशिश कर रहे थे कि पीटीआई की वजह से नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये बयान हमने दिया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी बाजवा साहब की टांगे कांप रही थी या कांपे टांग रही थी? वो तो साबिक स्पीकर नून लीग के थे अयाज सादिक साहब, उन्होंने बयानात इस तरह के दिए थे। और ये आजकल पूरी मीडिया में आपके बड़े बड़े एंकर, जो हम समझते हैं कि प्रो गवर्नमेंट एंकर है, वो बता रहे हैं कि आपको एक सबका आर्मी चीफ कह रहा था, जो झूठ बोल रहा था बुनियादी तरह, कि आपके लिए टैंकों के लिए, आपके पास जहाजों के लिए पेट्रोल तक नहीं है, इसलिए हमें इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर लेना चाहिए। तो मौजरत से जो नुकसान मुस्लिम लीग नून ने दिया है, जो पीडीएम की जमायतों ने दिया है, जो इतायती अभी क्या बिलावल भुट्टो साहब लेने चले गए थे ऐसे होस्ट के पास जो टोटली होस्टाइल था, जाके वहां पे सुन के वापस आ गए हैं। तो इन्होंने पूरी इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए कोई अच्छाई का पैगाम नहीं दिया है। मेरे चेयरमैन ने कल भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कि पाकिस्तान का नाम जितना उन्होंने रोशन किया, चाहे वो खैल का मैदान हो, चाहे पाकिस्तान कश्मीर का इशू उठाना हो, चाहे इस्लाम की बात करनी हो या इस्लामिक फोबिया की बात करनी हो, तो वो इमरान खान ने जितना एम्फेटिकली उठाया, इतना मोहतरम माफ कीजिएगा, आप जिन पार्टियों की वकालत कर रहे हैं उन्होंने नहीं उठाया। अब आते हैं आपकी बात पे, ये कल धरना देने जा रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ये ऐलान है इनका, पीडीएम का और इत्तेहादी हुकूमत का, कि वो पाकिस्तान के आइन पर यकीन नहीं रखते। अगर उनको चीफ जस्टिस पे एतराज़ात है तो सिंपल सा मामला है, आप रेफरेंस भेज दें। अगर वो रेफरेंस ना कामयाब हो, इनकार हो, उसके बाद आप अवामी, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है कि नहीं, हुकूमत भी हमारी होगी,
पार्लियामेंट भी हमारी होगी। ये जो कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये कौन से आइन में लिखा हुआ है पार्लियामेंट सुप्रीम है? और स्पेशली वो पार्लियामेंट जो इनकम्प्लीट हो, जिसमें एक मुल्क की बड़ी जमायत ना हो, जिसमें आपको फ्री हैंड मिला हो, वहां पे आप अदलिया को, जो स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है, आप उसको सबड्यू करने के लिए, उसको आंखें दिखाने के लिए रोज करारदादे पास करते हो, फिर कहते को हम 2-3 का फैसला नहीं मानते, और जब कोर्ट खुलती है तो आप सुबह जाके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं। आज उसके खिलाफ आप धरना देने जा रहे हैं। ये आपका पीडीएम का, नून लीग का ये पुराना वतीरा रहा है। 97 में भी हमला किया था, आज आप कह रहे हैं कि हम डंडे भी चलाएंगे, थप्पड़े भी मारेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। और ये वो डी चौक है और ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए रेड जोन इन्होंने 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया था, और आज वो उनको मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि आप जो है यहाँ आके करें। और सरकारी सरपरस्ती में, ये कभी आपने सुना है कि सरकारी सरपरस्ती में सुप्रीम कोर्ट को टेम करने की कोशिश की जाए, उनको डराने की आपका कोशिश पॉइंट की जाए? रखूंगा, क्या सरकारी सरपरस्ती में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम अदलिया में, जिस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं आप, हुकूमत में हैं, और उसके बाद ये सब कुछ क्या, इससे आपके मकासद क्या हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके ऊपर कड़ी तनकीद कर रही है, और ये सवाल मैं रखूंगा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब की तरफ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। अफनानुल्लाह साहब, एक आईनी तरीका है, कानूनी तरीका है रेफरेंस भेजने का, उसके ऊपर क्यों नहीं जाते? कल लोगों को जमा करने, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज क्यों? पीटीआई जब लोग जमा करती है तो आप दफा 144 लगा देते हैं, नाफिज कर देते हैं और पकड़ दकड़ शुरू कर देते हैं। कल किस आइन और कानून के तहत अकोमोडेट किया जाएगा? अफनान साहब देखिए, इसके अंदर दो बातें। पहली तो बात ये है कि ये फरमा रहे थे हमारे भाई के, ये तो कभी पहले हुआ ही नहीं आज तक। इमरान खान साहब का जब इक़्तिदार जा रहा था तो थे और उन्होंने जलसे किए पूरे पाकिस्तान के अंदर, और सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके जलसे किए, खाली अपने वसाइल से नहीं किए, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि ये जो है, मुझे आप बताएं कि ये आइन और कानून की बात जो ये फरमा रहे हैं, और ये कहते हैं कि इन्होंने बड़ा, इमरान खान ने मुल्क का नाम रोशन किया है, सारी दुनिया में जाके ये पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, कहते हैं ये पाकिस्तान आर्मी ने अलकायदा को बनाया था। ये एससीओ के समिट में सारे जो लीडर्स हैं वो खड़े होते हैं, ये बैठे रहते हैं। ये एक बादशाह से आके बदतमीजियां करते हैं, चाइनीज से सीपैक बंद कराते हैं। ये नाम रोशन किया आपने पाकिस्तान का, आपने पाकिस्तान को बदनाम करने में एहतजाज पे आ गए। अफनान भाई, कल के एहतजाज नहीं है तो अब आप पाकिस्तान ही ना रहे। ये कोई 22 करोड़ का मुल्क है, ये कोई सल्तनत इमरानिया नहीं है कि जो है वो बादशाह सलामत फरमाएंगे तो वही होगा। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। अब जहां तक बात रह गई ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, वो देखें, एक सहूलतकारी है जो पिछले कई सालों से 2017 से तकरीबन चल रही है, जिसके अंदर एक के बाद दूसरा जो है वो चीफ जस्टिस आके इनके लिए जो है वो माहौल बनाता है कि साकिब निसार ने बनाया कि हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, उनको जेलों में डाला। उस वक्त ये खुश होते थे, उस वक्त ये फरमाते थे कि विकटें गिर गई हैं। आज इनको याद आ रहा है ये सारा कुछ, जब हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे थे तब आपको नहीं आया कि ये आइन और कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि आरटीएस को बिठाओ, या अंपायर की उंगली जो है कल 144 अगेन देखिए, पूरी हिस्ट्री है, तारीख है, सारी चीजों की। अफनान भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 144 दफा 144 के निफाज में क्या कानूनी जवाब आप देंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का, मुझे ये बता दीजिए। देखिए, उसके अंदर गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे सकती है, गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है ना 144। नहीं तो मतलब ये सहूलतकारी नहीं हुई, फिर ये तो गवर्नमेंट की सहूलतकारी होगी ना, फिर ये तो स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट अपने साथ कुछ सहूलतकारी करेगी ना। गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की सहूलतकारी तो नहीं करेगी ना। पीटीआई की हुकूमत थी तो अपने आप को अपनी सहूलतकारी करती थी, हमारी तो नहीं करती थी। तो ये हम हुकूमतें हमेशा इस तरह ही करती हैं। बात ये है कि ये बताएं कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट से ये पहले ठीक थी, वो वाली इस्टेब्लिशमेंट जो मुस्लिम लीग नून को दबाती थी, जब हमारे लोगों को अंदर करते थे तब आपको ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं आया। जब हमारे लोगों को तोड़ा तब आपको ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं आया। आज आप बड़े वर्ल्ड चैंपियन बन गए ह्यूमन राइट्स के,
और ये सारा कुछ, मैं ये जो हमारे दूसरे भाई हैं मैं उनसे उनकी बात से काफ़ी आता हूँ, लेकिन मैं एक और बात ये ऐड करना चाहता हूँ। ये खाली इमरान खान का किया धरा नहीं है जो आज इस मुल्क जो इस गन में फंस गया है। ये जो कारिंदे इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए थे जिन्होंने पिछले 5-6 साल इसको सपोर्ट किया, वो भी जिम्मेदार हैं आज जो इस मुल्क में हो रहा है। खाली इमरान खान नहीं है। इमरान खान की तो इतनी औकात नहीं है, उसकी जितनी है वो उतना ही करेगा, जो उसको बताया जाएगा वो उतना ही करेगा। और ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो हम इंडिया चले गए। ये कहते थे इंडिया को मैं फोन करता हूँ वजीर आजम को, वो फोन नहीं उठाता। मतलब कमाल आप देखें, आर्टिकल 317 के नाक के नीचे जो है वो चला गया, कश्मीर का स्टेटस चेंज हो गया, ये कुछ नहीं कर सके। ये आज हमें इंडिया का जो है वो देते हैं, ये उनकी भीख मांगते रहे कि मुझसे मिल लो, वो नहीं मिला मोदी इनसे। जी आ जाए जरा सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट के ऊपर आज प्रोग्राम में मदऊ किया। ये दोनों तरफ की चीज़ें, जो सियासी माहौल जो पाकिस्तान का है, ये आज इस नहज के ऊपर अगर हम पहुँचें तो कोई एक सियासी जमात का कसूर नहीं है या किसी एक इदारे का कसूर नहीं है। इदारों ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया, जहाँ पे किसी को अगर सहूलतकारी करना थी वो की गई। आज ये इतने अरसे का एक मिसमैनेजमेंट था, एक गंद है जो आज इस कौम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आप कैसे एक ही सियासी जमात के ऊपर ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं, इतना बड़ा बोझ डाल सकते हैं? मोहम्मद अली साहब। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान आज जिस सूरत हाल से दो चार है वो 75 साल का सफ़र है, जिसके बाद हम इन हालात को आज फेस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखें, इस बात से क़तई नज़र के किसी जमात का सियासी मंशूर और बयानिया क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, अगर पाकिस्तान की आप बैलेंस शीट बनाएं सिक्योरिटी के हवाले से, इकॉनमी की, फॉरेन पॉलिसी की, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की, पर कैपिटा इनकम की, एक्सपोर्ट्स की, डिफेंस की, किसी भी हवाले से, तो आप देखें कि आज पाकिस्तान पिछले 4-5 साल के दौरान किस शोबे में हमने इम्प्रूवमेंट शो की है। हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ जो साथी हैं प्रोग्राम में शरीक हैं, उन्होंने कहा कि फ़ौज के हवाले से उन्होंने बात की। कौमी सलामती का ताल्लुक़ फ़ौज से नहीं होता। कौमी सलामती का जो बुनियादी डेफिनेशन है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, वो कौम की सलामती को कौमी सलामती कहते हैं। फ़ौज सिर्फ़ एक इदारा है जो एक डोमेन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। कौम की सलामती चाहे उसकी सेहत से हवाले से हो, चाहे सियासी माहौल के हवाले से हो, चाहे माहौलियाती तब्दीली के हवाले से हो, चाहे मईशत के हवाले से हो, ये तमाम चीज़ें कौम की सलामती के हवाले से होती हैं। तो क्या आज हमारी कौम की जो सलामती है वो पिछली हुकूमत ने उसमें जितना मैं समझता हूँ कि डैमेज किया है हर एस्पेक्ट में, वो शायद हिस्ट्री में उसका शायद ही कोई नज़ीर नहीं है। लेकिन साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त इतना मैच क्रिएट हो चुका है, इसमें आईनी इदारों ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया कि नहीं किया, और अगर किया तो उस चीज़ को उसने ट्रिगर किया जिस चीज़ को आप एक रिटेलिएशन की सूरत में आज 5th जनरेशन वॉर की डेफिनेशन के अंदर भी लेकर आ रहे हैं, और ज़ाहिर की अवामी रद्दअमल भी है, बिल्कुल है। तो इसमें हमारे इदारों का अपनी हुदूद से तजावुज़ करना भी इसमें बराबरी का कसूरवार है कि नहीं है? देखिए ये हमारी जो तारीख़ है, हमारी जो सियासी तारीख़ है, उसके जो हक़ाइक़ हैं उससे आप पहलू तही या इनकार मुमकिन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 75 साल के बाद ये सुनने को मिलता है कि हमारी जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है, और हमारे जो इदारों के इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों का तयन है वो आइन करता है, तो आई थिंक कि हमें ये एक मुस्बत सोच है और एक मुस्बत तब्दीली है, तो उसको वेलकम करना चाहिए। दूसरी बात, इस बात से क़तई नज़र कि हम किसको ब्लेम करें, इस बात को देखना चाहिए कि जो सियासत है, डेमोक्रेसी है,
उसका बुनियादी मकसद अवाम की ख्वाहिशात और मफादात का ट्रांसपेरेंट तरीके से पॉलिसी में इजरा करना और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो पिछले 4-5 साल के अंदर जो आप देखते हैं, हमें एक बयानिए की सियासत नज़र आती है, एक वर्चुअल गवर्नमेंट नज़र आती है। लेकिन हक़ाइक़ जब आप ग्राउंड पे देखते हैं तो क्या हम आज जो मसाइल का कौम जिनसे दो चार है उनको हल करना जो है उसकी ख्वाहिश नज़र नहीं आती। यूँ लगता है कि एक इक़्तिदार की जंग तो है और सियासत की पूरा डिबेट जो है वो इस बात पे है कि कौन सही है कौन गलत है। हालांकि एक रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है, बल्कि इस बात का है कि अवाम जो है वो केयरफुली और सेल्फिशली ये देखे कि तीनों पार्टीज में एजेंडा किसका है, मैनिफेस्टो किसका है, बेहतर प्लान किसका है, उसको चूज करें। अवाम क्या खल्क़ खुदा क्या चाहती है, वो क्या कहती है। जी मली साहब देखिए जी, कल के खुदा यही कहती है कि आईन पाकिस्तान पे अमल किया जाए, जो ये हुकूमत करने से नाबरी कर रही है, इनकार कर रही है। इलेक्शंस 90 दिन में होने थे, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया, इन्होंने इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, इन्होंने इनकार किया। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट आईन पे अमल करने का कह रहे हैं तो ये जा रहे हैं उनके खिलाफ धरना देने। अफनान साहब बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगा, आपकी बात आ गई। अफनान साहब, हुकूमत तैयार है तौहीन अदालत और ये जो भी प्रोसीडिंग्स हैं इनसे निपटने के लिए? देखिए, हम लोग अगर कोई जो है वो सहूलतकारी में इस हद तक जाना चाहता है कि वो वज़ीर आज़म पे कॉन्टेम्प्ट लगाए तो ठीक है, फिर वो लगा ले, अपना शौक पूरा कर ले। जो आईन पाकिस्तान ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, वही उसी आईन पाकिस्तान में 63A भी है, जिसके अंदर आपने जो है पंजाब की पूरी हुकूमत को उल्टा दिया। आईन पाकिस्तान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वोट पड़ेगा और वोट काउंट नहीं होगा। ये आप लोगों ने क्या कहते हैं शरारत की उस आईन पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये जनाब, अब हुकूमत हो या इख्तिलाफ, दोनों का सोच यही है, दोनों का वर्जन, दोनों का एक नैरेटिव यही है कि वो सुप्रीमेसी चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं और आइन और कानून के साथ खड़े हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना नुक्ता नज़र और वर्जन इस हवाले से अलग है। आगे क्या सूरत हाल रहती है, आगे आने वाले प्रोग्राम्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे जो पैनल में गेस्ट है लालचंद मली साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।